हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र चौहान स्वागत करता हूं आप सबका बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है 5 नवंबर। अब 5 नवंबर से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सबका डिस्कशन करेंगे। साथ ही इनसे संबंधित जितने भी स्टैटिक रिलेटेड फैक्ट हैं इन सबको भी जानेंगे ताकि आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सके। साथ ही इसका पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। Which of the following municipal corporation has launched an initiative named Plastic Law Mask Lejao to fight against the menace of plastic waste and contain the spread of COVID-19? इनमें से किस नगर निगम ने प्लास्टिक अपशिष्ट के खतरे से लड़ने के लिए और साथ ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की है? देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत जो लोग भी अपने घरों से वेस्ट प्लास्टिक को ले जाते हैं एक पर्टिकुलर सेंटर पे, उनके बदले देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनको फ्री में मास्क देता है। और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत 5000 फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। साथ ही देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है विनेश शंकर पांडे ने ये भी बताया कि जो लोग भी उस पर्टिकुलर सेंटर पे वेस्ट प्लास्टिक को एक्सचेंज करने जाते हैं उनको जागरूकता भी फैलाई जाती है कि प्लास्टिक का जो यूज है वो कम से कम करें और पब्लिक प्लेस पे मास्क को जरूर पहने ताकि कोरोना वायरस का जो बैक्टीरिया है उससे बचा जा सके। अब देहरादून का बात आया तो देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें तो उसका जो कैपिटल उसके दो हैं, एक तो देहरादून है और हाल ही में गैरसैंण को समर का कैपिटल घोषित किया गया है और विंटर को देहरादून का। गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। कुछ अदर इंफॉर्मेशन जैसे फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, भारत का पहला लीचेन पार्क भी खोला गया है पिथौरागढ़ के मसूरी में। उत्तराखंड सरकार ने जॉब को ऑनलाइन माध्यम से अपने लोगों को बताने के लिए एक होप उत्तराखंड जॉब पोर्टल भी लॉन्च किया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शुरू किया था। और साथ ही आपको बता दें गलवान शहीद वाटिका और पुलवामा शहीद वाटिका दो इन्होंने पार्क भी खोले थे। और राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत ग्राम प्रोग्राम भी चला रहा है। सो फ्रेंड, ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज रहे, लेकिन देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान शुरू किया है। दो ऑब्जेक्टिव है, वेस्ट प्लास्टिक को क्या करना, रिड्यूस करना और कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकना। तो सही जवाब इस प्रश्न का हमारा क्या है? ए, देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। Who is organizing a webinar of 5th November 2020 in association with Western Sydney University on the theme Yoga and Ayurveda Medicine for Mental Wellness? इनमें से किसके द्वारा वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के साथ मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा विषय पर एक वेबिनार आयोजित कर रहा है? दिल्ली बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा 5 नवंबर यानी कि आज के ही दिन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसका मेन थीम है योगा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर मेंटल वेलनेस। इसके माध्यम से योगा के क्षेत्र में जितने भी रिसर्चर हैं, क्या हैं, जितने भी रिसर्चर हैं और आयुर्वेदा के क्षेत्र में जितने भी रिसर्चर, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि मेंटल वेलनेस मानसिक कल्याण के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके। और साथ ही इसमें ऑस्ट्रेलिया के, इटली के और जर्मनी के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही आपको बता दें इंटरनेशनल योगा डे 2020 के अवसर पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक ई बुक भी डिजाइन किया था, योगा फॉर माइंड बॉडी वेलनेस, और इसका भी लॉन्चिंग आज के दिन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें
कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? श्रीपद यशो नायक। और इनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो कहाँ की है? नॉर्थ गोवा की। तो ये इतना इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रखें। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ए। CCEA has approved how many crore investment for proposal of 210 megawatt Luhri Stage 1 hydropower project in Himachal। CEA ने हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव के लिए कितने करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने, किसने? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव 1810 करोड़ 1810 करोड़ इन्वेस्टमेंट को परमिशन दे दिया। किस प्रोजेक्ट के लिए? लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। और ये पूछा जाए प्रश्न में कि ये किस रिवर पे स्थित होगा, तो ये सतलज रिवर पे। ये भी ध्यान रखेंगे सतलज। फ्रेंड्स, आप CCEA का फुल फॉर्म जरूर रट के रखें और ध्यान से रखें। साथ ही आपको बता दें लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होगा वो आने वाले समय में प्रत्येक साल 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। यानी कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हम वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 758.2 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी पर ईयर। और हाल ही में कैबिनेट ने इसी अवसर पे इंडिया एंड इजराइल के बीच एक MOU पहले हुआ था और उसको भी क्या दे दिया? परमिशन। किस क्षेत्र में हुआ था इंडिया और इजराइल का MOU? हेल्थ केयर और मेडिसिन के क्षेत्र में। दोनों के पास जो आइडिया है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक साथ मिलके काम करेंगे, एक साथ ट्रेनिंग होगा या स्किल होगा उस पर काम करेंगे। और इसके सिवा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच भी एक MOU हुआ, उसको भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। किस क्षेत्र में? ITC इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हाल ही में किस कंट्री के साथ कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने ग्रीन सिग्नल दिया? तो UK के साथ। अगर हेल्थ केयर और मेडिसिन के क्षेत्र में पूछे तो किसके साथ? इजराइल के साथ। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में बन रहा है लोहरी स्टेज हाइड्रो पावर। तो हिमाचल प्रदेश का बात करें तो उसका तो इसका जो कैपिटल है, इसके भी क्या है कैपिटल? 2 हैं। अगर बात करें शिमला की तो शिमला कब का ये कैपिटल है? समर का। और धर्मशाला की बात करें तो ये कब का कैपिटल है? विंटर का। गवर्नर की बात करते बंडारू दत्तात्रेय हैं और चीफ मिनिस्टर की बात करते जयराम ठाकुर है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने 500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत। और स्टार प्रोग्राम क्या है? स्टैंड फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि 500 मिलियन सीधे दे दिया है हिमाचल प्रदेश को, इसमें महाराष्ट्र भी है, अदर राज्य भी हैं। बस स्टार प्रोग्राम पूछा जाए तो किसके लिए? एजुकेशन को बेहतर बना देने के लिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक पंचवटी योजना शुरू की गई और इसके अंतर्गत जो इतने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए राज्य में ये पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की। किसकी? नेशनल पार्क की। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा, ये भी कई बार SSC जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि भाई खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो भी हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद इंद्र किला, क्या? इंद्र किला नेशनल पार्क कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रश्न का सही जवाब कि अब पूछा जाए कि लोहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 1810 करोड़ रुपए की। कितने मेगावाट का होगा? तो 210 मेगावाट का होगा।
Which state CM has laid foundation stone of Indo-Israel Center of Excellence for Vegetable Protected Cultivation? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है? असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाला ने, किसने? सर्बानंद सोनोवाला ने इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की आधारशिला रखी है गुवाहाटी के आसपास। और जो टोटल प्रोजेक्ट का जो खर्चा रहा है वो 10.33 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख रुपए का। इसके अंतर्गत होगा क्या कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इजराइल हमको न्यू टेक्नोलॉजी देगा, रिसर्च के क्षेत्र में काम करेगा और कोई नई प्रकार की स्किल होगी उसमें भी मदद करने वाला है इजराइल। फ्रेंड, एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक क्षेत्र में होता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब हुआ कि कुछ बेहतरीन लोगों की टीम जो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में काम करते हो। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में हो रहा है तो बेहतरीन लोग होंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, साइंस के क्षेत्र में काम करते होंगे। इस इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत एक भारत सरकार का एम्बिशियस एम को भी टारगेट किया गया है कि भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है कि आने वाले 2022 में क्या कर देंगे, फार्मर की इनकम को डबल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है असम सरकार का उसको भी क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अच्छा, असम की बात आई है तो उसका कैपिटल क्या है, दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर अभी हमने देखा सर्बानंद सोनोवाला है और गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। हाल ही में असम सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जैसे मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी। इसके अंतर्गत जो लोग भी व्हीकल खरीदेंगे उनको सब्सिडी के तौर पे कुछ पैसे दिए जाएंगे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का पहला मैनहोल क्लीन रोबोट लॉन्च किया गया है गुवाहाटी में जिसका नाम है बैंडिकूट। सबसे पहले अगर बात करें बैंडिकूट नाम का रोबोट जो कि मैनुअल स्क्वेंजिंग, यानी कि जो लोग पहले हाथों से मल की सफाई करते थे अब वो रोबोट साफ करता है, वो केरला में लॉन्च किया गया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर पूछा जाए पहला तो गुवाहाटी याद रखेंगे। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करने के लिए असम सरकार ने एक स्कीम चलाया था जिसका नाम है अरुणोदय स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अरुणोदय स्कीम कौन सा राज्य चलाता है, असम। इसके अंतर्गत लगभग 17,000 फैमिलियों को कवर किया जाएगा। उनको पर मंथ 830 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। और इसके लिए टोटल बजट सरकार ने कितना अनुमान लगाया है, 210 करोड़। अच्छा, असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था धिंग पाटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको अब कन्वर्ट कर दी गया नेशनल पार्क में। भारत का पहला और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे की बात करें तो हाल ही में गुवाहाटी में खोला गया है। रिवर रोपवे सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ पे है, तो गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी में एक रिवर है ब्रह्मपुत्रा, उस पे है। तो ये उससे रिलेटेड। और नेशनल पार्क की बात करें तो अपना ध्यान रखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। उसके बाद मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, असम में। ढींग पाटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस में बदल दिया गया है, तो अब वो हो गया है ढींग नेशनल पार्क हो गया है। इस प्रश्न का अगर सही जवाब अगर पूछे कि किस सीएम ने इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्ट कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए आधारशिला रखी है, तो असम सरकार ने। Which minister has inaugurated the tourist facilitation center facility construct under project development of Guruvarur केरला अंडर प्रसाद स्कीम? इनमें से किस मंत्री के द्वारा गुरुवर केरला विकास के अंतर्गत पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर कौन है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। और उन्होंने केरला में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद स्कीम के अंतर्गत, और केरला सरकार का भी एक प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया। बात करें तो मार्च में ही इस सेंटर की आधारशिला रखी थी 45.36 करोड़ के, और फाइनली जो ये सेंटर है 11.57 करोड़ से क्या कर लिया गया, कंप्लीट कर लिया। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी राज्य जहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं उनको कितना बेहतर फैसिलिटी देता है,
चाहे वो ड्रिंकिंग को लेके हो, चाहे रिफ्रेशमेंट को लेके हो, चाहे सीसीटीवी ये लगा के उनकी मॉनिटरिंग करने के हो, या फिर कार पार्किंग को लेके, ये सभी प्रकार की फैसिलिटी वहाँ पे दी जाएंगी। अब बात करते हैं प्रसाद। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि भाई प्रसाद इनमें से किसके लिए है। तो ये टूरिज्म को कुछ सेक्टर को डेवलप, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिम रेजुनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज अगुमेंटेशन ड्राइव, यानी कि देश में जितने भी स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड कल्चरल या फिर वो धार्मिक स्थल है उन सबको डेवलप कर देना। और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री और टूरिज्म के द्वारा चलाया जाता है। और ये कब लॉन्च किया गया था, 2014-15 में। और हर एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देना है, ऐसा कि टूरिस्ट वहाँ पे घूमने आ जाए तो वो दूसरों को भी रिकमेंड करें। बात करें प्रहलाद सिंह पटेल, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह मध्य प्रदेश में है। अब बात करते हैं केरला की। तो कल ही हमने कई सारे न्यूज़ देखे थे केरला का, कि भाई भारत का पहला जो सोलर पावर जो मिनी नेचर ट्रेन लॉन्च किया गया है, वैली टूरिस्ट प्लेस पे लॉन्च किया है, जो कि केरला में है। हाल ही में केरला जो लिटरेसी रेट है उसमें पहला स्थान, और साथ ही यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स भी लॉन्च किया गया था, और यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स भी लॉन्च किया था। इसमें भी केरला क्या है, टॉप पे है। केरला में भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर भी खोला गया है। केरला ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ह्यूमन बाय नेचर कैंपिंग चलाया था, जिसके अंतर्गत पट्टा पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन की तरफ से ग्रैंड अवार्ड से भी नवाजा गया। और कल के ही दिन एक्सीलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नामक एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था। किसको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। केरला भारत का पहला राज्य बना है जिसने सभी अपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को किसमें बदल दिया, हाईटेक क्लासरूम में बदल दिया है। केरला का अगर कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर की बात करें तो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। और चीफ मिनिस्टर की अगर इन बात करें तो कौन है, पिनाराई विजयन। और कल ही हमने देखा था और बात की थी कि बार बार जब भी किसी स्टेट का नाम आ गया तो हम उसके नेचुरल पार्क का डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको सुनने की हैबिट पड़े और आप एग्जाम में आंसर को सही पहचान सकें। तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में है। और एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो केरला में है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल। और केरला में तो कल में देखा था कि सोलर या इको फ्रेंडली मिनी नेचर ट्रेन भी लॉन्च किया गया है। और वहीं पे हमने देखा था क्या, अर्बन पार्क भी, क्या अर्बन पार्क और इको फ्रेंडली स्विमिंग पूल भी लॉन्च किया गया था केरला में। Which of the following minister took part in the Indian Gulf Cooperation Council dialogue? इनमें से किस मंत्री ने भारत GCC संवाद में भाग लिया? भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इंडिया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल डायलॉग में पार्टिसिपेट किया। और इसके अंतर्गत कई सारे पार्टिसिपेट की बात की, जैसे कोविड-19 के दौर में वह भारत के लगभग 8 से 9 मिलियन वर्कर गल्फ कॉरपोरेशन कंट्री में रहते हैं, तो वो वापस जाना चाहते थे। उनके लिए कोई फ्रेमवर्क लाया जाए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, चाहे उनकी कोरोना वायरस के दौर में सुरक्षा को लेके हो, उस पर बातचीत गई। दोनों के बीच कोरोना वायरस के दौर में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, ये भी बात की गई। और साथ ही दोनों गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और इंडिया के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जितने भी डोमेस्टिक को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें चाहिए उन पे भी बात की गई। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बात करें तो यह एक UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर और कुवैत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका फाउंडेशन 1981 में किया गया है। जिनका एम क्या है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको मजबूत करे। जो इसका सेक्रेटरीट है वो कहाँ है, सऊदी अरबिया के रियाद में। अगर इंडिया और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के रिलेशन की बात करें तो हाल ही में आप सभी जानते होंगे कि PM मोदी को UAE का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला था
ऑर्डर ऑफ जायद, कहाँ का, यूएई का, और साथ ही किंग हाम्ड ऑर्डर ऑफ रेजिनियंस अवार्ड भी मिला था, कहाँ का, बहरीन का। उसके सिवा अगर बात करें कि जो इन दोनों देशों के बीच जो टोटल ट्रेड होता है, ट्रेड व्यापार की बात करें तो 121 बिलियन के आसपास इस साल क्या हुआ, व्यापार हुआ। जो अपने को बस याद रखना है कि पूछा जाए कि उन कंट्रियों के साथ कैसा व्यवहार हो, तो इंडिया का काफ़ी क्या है, बेहतर है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ मिलकर इंडिया कई प्रकार के एक्सरसाइज करता है, जैसे मिलन एक्सरसाइज हो गया, अल नायज एक्सरसाइज हो गया, आर्मी के क्षेत्र में, एयरफोर्स के क्षेत्र में बात करें तो ईस्टर्न ब्रिज हो गया, नेवल एक्सरसाइज के क्षेत्र में बात करें तो नमबहार एक्सरसाइज हो गया। ये काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं एक दूसरे के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब अगर बात किया जाए कि इंडिया गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन में किस मंत्री ने पार्टिसिपेट किया, तो एस जयशंकर। और एस जयशंकर का अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी आपसे पूछे तो ये राज्यसभा के मेंबर है, कहाँ, गुजरात के। तो ध्यान रखना है आपको। हाउ मैनी वुमेन लीड स्टार्टअप हैव वॉन कोविड-19 सीरीज शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज बाय माई गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ यूनाइटेड नेशन वुमेन। इनमें से कितने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप ने संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोविड-19 सीरीज शक्ति चैलेंज की जीत की है? भारत सरकार ने माई गवर्नमेंट पोर्टल के अंतर्गत अप्रैल 2020 में स्टार्टअप कंपनियों के अंदर, किनके, स्टार्टअप कंपनियों के अंदर जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए जितने भी महिला बेस्ड स्टार्टअप हैं उनके लिए चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम क्या था, सीरीज शक्ति चैलेंज। और इसी चैलेंज के अंतर्गत 6 महिला नेतृत्व स्टार्टअप ने क्या किया है, उनका समाधान ढूंढा है। और उसमें से टॉप 3 विनर को 5 लाख रुपए और नेक्स्ट 3 विनर को 2-2 लाख रुपए का क्या दिया गया है, अवार्ड। इस चैलेंज के मार्फत क्या बता सकते हैं, महिला के स्टार्टअप समाधान के लिए प्रोत्साहन एवं शामिल करने का उद्देश्य से ये चैलेंज को रखा गया था। और टॉप 3 विनर की बात करें तो क्या है, डॉक्टर पी गायत्री हिला, रोमिता घोष और डॉक्टर अंजना राम कुमार और डॉक्टर अनुष्का अशोकन, ये संयुक्त रूप से जीती हैं। और नेक्स्ट 3 की बात करें जिनको 2-2 लाख रुपए मिले हैं, ये वसंती पलनीवेल, सीवी कपिल और जया पास्कर एवं अंकिता पास्कर, ये भी संयुक्त रूप से जीते। तो कितने महिला वाले स्टार्टअप को सीरीज शक्ति चैलेंज से अवार्डा गया है, तो सही जवाब है बी 6। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, माई गवर्नमेंट पोर्टल और यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज किया। किनके लिए था ये, स्टार्टअप कंपनियों में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनके समाधान के लिए। विच नेशन इज बिल्डिंग अ सबमरीन कैपेबल ऑफ फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल। इनमें से कौन सा देश एक पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है? नॉर्थ कोरिया ने अनाउंसमेंट किया कि वो 2 सबमरीन बना रहा है जो कि आने वाले समय में वो बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करेगा, ले जाएगा। उनमें से एक का नाम है हाथ थाई क्यूंग और दूसरे का जो नाम है रोमियो क्लास का। कौन सी क्लास का, रोमियो क्लास का। तो सही जवाब हमारे इस प्रश्न का है कौन, नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया की अगर कैपिटल की बात करें तो प्योंग यांग है और इसकी करेंसी की बात करें तो क्या है, वॉन है। विच ऑफ दिस प्लेयर हैज रिसेंटली सिक्योर फर्स्ट प्लेस इन द MRF टायर्स ICC मैन ODI प्लेयर रैंकिंग इन द बैटिंग। किसमें पूछा है, बैटिंग। इनमें से किस खिलाड़ी ने हाल ही में MRF टायर ICC मैन ODI प्लेयर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? 4 नवंबर को MRF टायर ICC मैन ODI प्लेयर रैंकिंग जारी की गई। अगर बैटिंग की क्षेत्र में बात करें तो पहले नंबर पे विराट कोहली ने अपना स्थान बनाया है, सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा है और थर्ड नंबर पे बाबर आजम है जो कि है पाकिस्तान के। लेकिन यहीं पे अगर बॉलिंग के क्षेत्र में आपसे प्रश्न पूछता है तो यहाँ पे कौन है, बोल्ट। वो कहाँ के, न्यूजीलैंड के।
बुमराह कहाँ के हैं? इंडिया के। और उमर रहमान कहाँ हैं? अफगानिस्तान के। लेकिन ऑलराउंडर के रैंकिंग में पूछे तो पहला नंबर किनका है? हसन का, जो कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। तो फ्रेंड तीनों के क्षेत्र में पूछा जा सकता है, बैटिंग के क्षेत्र में विराट, बॉलिंग के क्षेत्र में बोल्ट और ऑलराउंडर के क्षेत्र में हसन, कहाँ के? बांग्लादेश के। तो सही जवाब हमारे प्रश्न में क्या पूछा? बैटिंग के क्षेत्र में कौन है पहले पे? तो विराट कोहली है। Recently, Marlon Samuels has retired from cricket. Which country it belong to? हाल ही में मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह इनमें से किस कंट्री से संबंध रखते हैं? तो सही जवाब जो हमारा है वो वेस्ट इंडीज से रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? वेस्ट इंडीज से रखते हैं। Which cricketer has become the first batsman to hit 1006 in T20 क्रिकेट? इनमें से उन प्लेयर का नाम बताइए जिन्होंने T20 क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो इसका सही जवाब है बी, क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल 1000 छक्के T20 में लगाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं। Recently, which of the following tiger reserve has been declared UNESCO biosphere reserve? इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में क्या मिला है? घोषित किया गया है। और यह जो इंफॉर्मेशन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें लगभग 129 कंट्रियों के 714 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत डिक्लेयर किए गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करते हैं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसको जो टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया था 1981 में, और यह भारत का 12वां टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसका एम क्या है? एजुकेशन और कल्चर के माध्यम से पीस एंड सिक्योरिटी को पूरे विश्व में बनाए रखना। इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस शहर में है। कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस शहर में है। और इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे। कौन है? ऑड्रे ऑजोले। ऑड्रे ऑजोले किसके डायरेक्टर जनरल है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में नहीं है, फ्रांस के पेरिस शहर में है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश का नाम आया तो हाल ही में उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए थे, जैसे कि गंदगी भारत छोड़ो और साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये वाला स्कीम हाल ही में लॉन्च किया था अक्टूबर में शायद। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण, भारत सरकार का एक स्कीम और है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान, जिसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि फार्मर को एक साल में 3 इंस्टॉल में 2-2 हज़ार रुपये करके कितने रुपए दिए जाएंगे? 6,000। ये स्कीम इसको भी कवर करता है और राज्य सरकार का अपना खुद का स्कीम। और इसके अंतर्गत कितनी राज्य सरकार देती है? 4,000, यानी कि 6,000 ए प्लस 4 है। इस स्कीम के अंतर्गत टोटल 10,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार अपने फार्मरों को क्या करती है? देती है। मध्य प्रदेश का कैपिटल तो आप सभी लोग जानते हैं भोपाल, लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नर पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? गवर्नर तो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अब बोलते हैं प्रकाश जावड़ेकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप कमेंट के माध्यम से बताइए इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? लुइस हैमिल्टन के फॉर्मूला 1 के रेसर है तो मर्सिडीज के। और इन्होंने अभी कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो एमिलियन
मंगा, कौन सा, एमिलिया रोमंगा। और इसके साथ ही इन्होंने अपने नाम 93 मर्सिडीज फार्मूला 1 का अवार्ड नाम कर दिया। सेकंड नंबर पर अगर इसमें बात करें तो वॉल्टेरी बोटास रहे, और थर्ड नंबर की बात करें तो डैनियल रिकार्डो रहे। कौन, डैनियल रिकार्डो। उसके साथ ही कई सारे लुइस हैमिल्टन ने अपने अवार्ड नाम किए हैं, जिसका लिस्ट दिया हुआ है, इसको एक बार आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंपनी है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, और इसी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम क्या है, राजीव जालोटो। राजीव जालोटो को किसका चेयरमैन चुना गया है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। जालोटो की बात करें तो ये पहले गुड एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन में, ये इंपॉर्टेंट खबर है कि सिंगापुर ने अनाउंसमेंट किया है, किसने, सिंगापुर में, कि अगले साल 2021 से 1 जनवरी से वो कंट्री में $1000 का बैंक नोट को प्रिंट करना बंद कर देगा। तो ये किसने अनाउंसमेंट किया, भारत ने नहीं, चाइना ने नहीं, यूएस ने, सिंगापुर ने। किसके चलते, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत लीगल, गवर्नमेंट के लीगल लूप होल का यूज करके, यानी कि खामियां का यूज करके ब्लैक मनी को किस में बदला जाता है, वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ऐसे हाई डिनोमिनेशन के नोट हैं जिसको रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कन्वर्ट करना आसान है, और ये बड़े बड़े नोटों में आतंकवादियों को भी फाइनेंस किया जाता है। तो इससे पहले 500 यूरो का नोट भी क्या कर, यूरोपियन यूनियन ने भी क्या किया है, डिमोनेटाइज कर दिया है। भारत ने भी 2016 में 500 रुपए का, किसका, 500 रुपए का और 1000 नोट का डिमोनेटाइजेशन किया था। 4 रीजन दिए थे, भाई करप्शन बढ़ रहा है इन नोटों को लेके, टेरर फाइनेंस बढ़ रहा है, काउंटर फिटिंग यानी कि जाली नोटों की संख्या बढ़ रही है, और साथ ही इसमें ब्लैक मनी का खतरा ज़्यादा है। साथ ही एक मलयालम राइटर हैं जिनका नाम क्या है, पाउल चेनराई, और इन्होंने मलयालम भाषा को बढ़ावा देने के लिए इनको एक अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि केरला का सर्वोच्च अवार्ड है, जिसका नाम एथुचंद पुरस्कार। और एथुचंद पुरस्कार किसको मिला है, तो पॉल जोचेरिया को मिला है। किनको मिला है, पॉल जोचेरिया को मिला, और किस भाषा को, मलयालम भाषा को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आलोक के गुप्ता को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के पोस्ट पे नवाजा गया है ओएनजीसी विदिशा लिमिटेड का। ओएनजीसी विदिशा लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, आलोक के गुप्ता। ओएनजी विदिशा एक भारत सरकार की क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, और यह मिनी रत्न कंपनी है। इस ध्यान से यह इंपॉर्टेंट खबर हो सकता है। अच्छा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने, राजेश टोपे ने अनाउंसमेंट किया है कि आशा वर्करों का जो अलाउंस है उनको बढ़ा दिया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं, 57 करोड़। आशा स्टैंड फॉर एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, जो कि गाँवों में जाके क्या करते हैं, आंगनबाड़ी में रहती हैं, न्यूट्रिशियन या सरकार की कोई योजना आ रही है तो उनको इम्प्लीमेंट का काम करते हैं। अगर नेक्स्ट न्यूज़ की ऑनलाइन में बात करें तो हाल ही में सीडेक कंपनी ने, सीडेक स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एमिटी लैचे अवार्ड दिया है दिनेश काटरी को, और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि वो अपने राज्य में फायर क्रैकर यानी कि पटाखों की बिक्री को क्या कर देगा, बैन कर देगा, और इस महीने के 30 तारीख तक ये लागू रहेगा, 10 तारीख से लेकर 30 तारीख। और यह दूसरा सबसे पहले किसने किया था, राजस्थान सरकार ने किया था। अच्छा, एक कंपनी है पेटम, और उसने अभी मार्ग ईआरपी कंपनी के साथ टाई अप किया, किसने, पेटम ने, और आने वाले समय में वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा। किन कंपनियों के लिए, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनियों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अदानी ग्रुप ने हाल ही में 3 जियोग्राफिकल एरिया को क्या किया है, कवर किया है, जैसे लुधियाना, जालंधर और कच्छ को, और वहाँ पे ये क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा।
तो फ्रेंड, ये आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने कई सारी न्यू थिंग्स सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें।